बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर। हाजमोला सीरीज शुरू हो गई है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग आज करने वाले हैं दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और गारंटी सेम रहेगी यार कि आप अगर ये लेक्चर देखोगे तो आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके आओगे जो भी इस चैप्टर से आने वाले हैं। छोटा सा लेक्चर रहेगा 15 से 20 मिनट का, जिसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कराया जाएगा। तो यार 15 से 20 मिनट बस आपको क्या करना है, टिक के वीडियो देखनी है। ठीक है बच्चे, अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। हेल्थ क्या है? हेल्थ है बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं, जब टोटल वेलबींग की बात कर रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली, जब कोई इंसान फिट है तो हम लोग बात करते हैं कि वो एक हेल्दी पर्सन है। और यहां पर हम लोग पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव या हेल्थ की बात कर रहे हैं। अब ये चैप्टर बेसिकली डिवाइडेड है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स में और इनफर्टिलिटी में, और आपके कुछ बेसिक पॉइंट जैसे कि एमनियोसेंटेसिस, और हम लोग इसमें बात करेंगे एमटीपीज के बारे में। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के साथ। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी कि हमें क्या करना है, प्रेगनेंसी होने से रोकना है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करनी है, क्योंकि हमारे दो वाला कंसेप्ट पूरा का पूरा हमें फॉलो करना होता है। अब जो आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उसमें पहला मेथड इज नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। ठीक है, इसमें कोई फर्दर टेक्निक यूज नहीं हो रही। 3 तरह के हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंट, कोइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल एमिनोरिया। कोइटस इंटरप्टस क्या है कि उस टाइम के लिए क्या हो रहा है, अगर कोइटस हो रहा है, कपल है, कोइटस हो रहा है और मेल को रियलाइज होता है कि अब स्पर्म जो है इनसेमिनेट होने वाले होते हैं, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा पीनस वजाइना से। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोइटस इंटरप्टस। ठीक है, वहीं पर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को क्या बोलते हैं यार? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हमें पता है कि जब ओव्यूलेशन होती है उस टाइम पे फीमेल सबसे ज्यादा फर्टाइल है। ठीक है, तो पार्टनर्स क्या करते हैं, कपल्स क्या करते हैं, ओव्यूलेशन से कुछ टाइम पहले और ओव्यूलेशन के कुछ टाइम बाद तक क्या अवॉइड करते हैं, कोइटस अवॉइड करते हैं। यानी कि 10th to 17th डे तक कोइटस अवॉइड किया जाता है, जिसके वजह से क्या हो गया यार, जिसके वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस हो जाते हैं कम। फिर लैक्टेशनल एमिनोरिया हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। लैक्टेशन पीरियड होता है, ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड होता है, उस समय क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन नहीं हो रही है, जिसके वजह से क्या होगा, आपका प्रेगनेंसी के चांसेस क्या है, 0 है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यार बैरियर मेथड्स की। बैरियर यानी कि हमने कुछ बैरियर क्रिएट कर दिया है, किसके बीच में, एग और स्पर्म के बीच में, उन दोनों को मिलने नहीं देना है। अब जब मिलने नहीं देंगे तो इसमें आपका एक मेथड है कॉन्डम, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप। कॉन्डम मेल और फीमेल की दोनों आती हैं। कॉन्डम्स क्या है, इसमें हमने बैरियर एक लेटेक्स शीट की बनी हुई होती है जो स्पर्म को ओवा तक पहुंचने नहीं दे रही है। ठीक है, मेल कॉन्डम्स रीयूज नहीं हो सकती, लेकिन फीमेल कॉन्डम्स कैन बी रीयूज। सेम डायफ्राम्स और सर्वाइकल कैप जो है वो विमेन के लिए यूज होता है, जिससे स्पर्म को हमें क्या नहीं करने देना है, ओवा तक पहुंचने नहीं देना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं यार केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में कुछ स्पर्मिसाइड्स यूज करे जाते हैं। स्पर्मिसाइड्स यानी कि स्पर्म को मारने के लिए, स्पर्म की मोटिलिटी कम करने के लिए। ये फोम भी हो सकते हैं, ये स्पॉन्ज भी हो सकते हैं, जेलीज हो सकती है, क्रीम हो सकती है, जो क्या करती है, अगर स्पर्म आएगा तो उसको या तो मार दिया जाएगा या उसकी मोटिलिटी को रोक दिया जाएगा, ताकि वो ओवा तक ना पहुंच पाए, फर्टिलाइज ना कर पाए। ठीक है, फिर आ जाते हैं बच्चों इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। 3 तरह के हैं, कॉपर रिलीजिंग है, हार्मोन रिलीजिंग है और नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज होती है। कॉपर रिलीज में कॉपर टी एग्जांपल है। टी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो सर्विक्स में लगाया जाता है। ये क्या करते हैं, ये स्पर्म की मोटिलिटी कम करते हैं। स्पर्म की मोटिलिटी कम करेंगे, सप्रेस करेंगे तो ओवा तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा है हार्मोन रिलीजिंग जो है, इसमें मल्टीलोड 375 आ जाता है यार। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका प्रोजेस्टेरॉन यूज होता है, जिसके वजह से आपका जो यूट्रस का एनवायरनमेंट है उसको चेंज कर दिया जाता है। अब जब यूट्रस का एनवायरनमेंट चेंज कर दिया तो फर्टिलाइजेशन होने में क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज में आपका आ जाता है कौन से, जिसमें कोई हमने हार्मोन यूज नहीं करा है फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं यार, हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में फिर आ जाता है ओरल पिल्स। अब जब ओरल पिल्स की बात करते हैं, ओरल पिल्स आपका ना 3 तरह की है बेसिकली जो हमें पढ़नी है। 3 तरह की कौन सी है, पहली है यार कंबाइंड पिल। कंबाइंड पिल कौन सी होती है, जिसमें आपका प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन क्या होता है, यूज होता है। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन क्या कर रहे हैं मिलके, ओव्यूलेशन नहीं होने देंगे। अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो स्पर्म आएगा भी तो फर्टिलाइज किसे करेगा, किसी को नहीं। फिर वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल की। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल
क्या है, ये एक तरह का प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ना, डुप्लीकेट है बेसिकली। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जो ओव्यूलेशन तो नहीं रोक सकता, लेकिन क्या करेगा, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। और हमें पता है दैट इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी हो जाए ये हमेशा जरूरी नहीं होता है। क्लियर है। फिर आ जाती है आपकी सहेली, ये पहली नॉन स्टेरॉइडल पिल है जो आपकी CDRI लखनऊ ने बनाई थी। इसके अंदर किसी भी तरह का हार्मोन यूज नहीं हुआ है, इसके अंदर एक केमिकल यूज हुआ है, एक सब्सटेंस यूज हुआ है जिसका नाम है सेंटक्रोमन। ये आपकी वंस अ वीक पिल है, ठीक है। पहले स्टार्टिंग के 3 महीने इसको ट्वाइस अ वीक लिया जाता है और उसके बाद ये वंस अ वीक पिल होती है और इसके सबसे कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। जबकि अगर हम लोग ऊपर की 2 पिल्स की बात करें, यानी कि कंबाइंड पिल की, या हम लोग बात करें प्रोजेस्टिन की, इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स यार बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्लियर है। और ये जो कंबाइंड पिल्स होती है ये ली जाती है कब से, मानो मतलब अगर जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के, मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के 5th डे से लेके आपके जब तक दोबारा एक और मेंस्ट्रुएशन शुरू नहीं हो जाती तब तक इसको लिया जाता है डेली बेसिस पे। ठीक है, तो साइड इफेक्ट्स के चांसेस क्या हैं, बहुत ज्यादा है। फिर कुछ इंजेक्शंस जिसमें हार्मोन अंदर डाले जाते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन रुक जाती है, ओव्यूलेशन रुक जाता है। फिर आ जाते हैं यार आपके इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके बॉडी में स्किन के नीचे लगाए जाते हैं इन दी फैन शेप मैनर। ये भी क्या करते हैं, ये ओव्यूलेशन नहीं होने देते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज क्या है, ये 5 साल तक कॉन्ट्रासेप्शन देते हैं। क्लियर है। ठीक है, अब यार आ जाते हैं हमारे इमरजेंसी मेथड। इमरजेंसी मेथड यानी कि अगर किसी कपल ने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, कोइटस किया है, उस टाइम पे वो मॉर्निंग में अगर फीमेल पिल ले लेती है, जैसे कि आई पिल हो गया यार, अनवांटेड 72 आवर्स वाली पिल हो गई, वो क्या करती है, वो आपके एग और स्पर्म को फर्टिलाइज नहीं होने देती है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है तो क्या किया जाता है, इम्प्लांटेशन को रोक देगी ताकि प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है, अब उसके बाद आ जाती है हमारे सर्जिकल मेथड। 2 टाइप ऑफ सर्जिकल मेथड है, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी की जब हम लोग बात करते हैं यार, ये वो मेथड है जो मेल्स में होता है। इसमें क्या करा जाता है, वास डिफरेंस को काट दिया जाता है और उसको टाई कर दिया जाता है। अब जब वास डिफरेंस काट दिया है, स्पर्म टेस्टिस से आएगा लेकिन वास डिफरेंस से आगे नहीं पहुंच पाएगा। अब जब वो आगे नहीं पहुंच पाएगा तो ओवा तक कैसे पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस 0। वहीं पर ट्यूबेक्टोमी में सेम चीज क्या करी जाती है, फेलोपियन ट्यूब के साथ करी जाती है। उसको क्या कर दिया जाता है, कट और टाई कर दिया जाता है। अब जब आप उसे कट और टाई कर दोगे यार तो क्या होगा, तो आपका जो ओवा के पास आपका स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, क्यों, आपने रास्ता ही ब्लॉक कर दिया है क्योंकि। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि अबॉर्शन। अबॉर्शंस क्या होते हैं यार, अबॉर्शंस होते हैं जब आप एक प्रेगनेंसी को क्या कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, उसको मतलब एक बेबी जो है वो डेवलप हो गया हो, उसको अबॉर्ट किया जा रहा है। अब क्या हो रहा है, ये फर्स्ट 12 वीक्स तक बिल्कुल सेफ होता है। ठीक है, लीगली इसको लीगल हमारी कंट्री में कब किया गया, हमें हमारी कंट्री में इसको लीगल करा गया था 1971 में। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा आ जाता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोटिक मेम्ब्रेन पता है, जब एक फीटस डेवलप हो रहा होता है तो उसके ऊपर एक एमनियोटिक मेम्ब्रेन बनती है। अब जब एमनियोटिक मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड है यार, उस फ्लूइड को यूज करके किसी भी बेबी का सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है। अब जब आप उसका सेक्स डिटरमाइन कर लोगे, और क्या डिटरमाइन कर लिया जाता है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो वो डिटरमाइन कर लिया जाता है। अब इसको ना इलीगल तरीके से यूज किया जा रहा था, गलत चीजों के लिए यूज किया जा रहा था। कैसे, अगर बेबी जो है वो फीमेल पाई जा रही थी तो उसको मार दिया जा रहा था, अबॉर्ट कर दिया जा रहा था, जिसके वजह से क्या हो रहा था, फीमेल फीटिसाइड का रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। इसलिए क्या किया गया, इसलिए यार इसको बैन कर दिया गया था। ठीक है, फिर इस चैप्टर में आपकी कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में बात हुई है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी कि जो आपके बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक अनइन्फेक्टेड पर्सन के तरफ क्या हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, तो कुछ डिजीजेस क्लेमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस और एड्स, और इनके कॉजिंग एजेंट के नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है यार इनफर्टिलिटी।
क्योंकि अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं और इनफर्टिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं तो नाइंसाफी है। अब इनफर्टिलिटी में क्या होता है यार कि कुछ कपल्स जो होते हैं बहुत ट्राई कर रहे हैं बेबी प्रोड्यूस करने का, लेकिन बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो कपल क्या है, फर्टाइल नहीं है, जिसके वजह से बेबी प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। अब इस इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए क्या बनाई गई, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज बनाई गई। उनमें से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज क्या थी, वो टेक्नोलॉजीज जो इन इनफर्टिलिटी के इश्यूज को क्या कर रही थी, ओवरकम कर रही थी। अब उसमें जो पहली हमें पढ़नी है दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या कॉमनली आप इसको जानते होंगे एज टेस्ट ट्यूब बेबीज। अब ये क्या हो रहा था यार, टेस्ट ट्यूब बेबीज में हमने ना एग ले लिया, बाहर निकाल लिया, स्पर्म बाहर निकाल लिया, उनको बाहर फ्यूज करा, उसको वो एनवायरमेंट दिया जहां पर वो क्या हुआ, डेवलप हुआ इन द फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फिर हमने क्या करा, उसको जाके आपके फीमेल की बॉडी में क्या हो गया, एम्बेड कर दिया, जिसके बाद हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो इम्प्लांट हो गया, यानी कि प्रेगनेंसी हो गई पक्की। ठीक है, ये हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फिर आ गया आपका गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये वो मेथड है जब एक फीमेल क्या कर रही है, ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो हमने डोनर से ओवम लिया, ठीक है, उसकी क्या करा, फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया, फिर स्पर्म इंजेक्ट करा, स्पर्म इंजेक्ट कराने के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गई है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली हमने उस इनफर्टाइल फीमेल की हेल्प करी, इस मेथड ने उस इनफर्टाइल फीमेल की हेल्प करी जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। पर क्या हो रहा था, पर यार ये हो रहा था कि उसकी जो फेलोपियन ट्यूब थी, उसकी यूट्रस थी, वो उस बेबी को, उस डेवलपिंग फीटस को सारी अच्छी कंडीशन, सारी सूटेबल कंडीशन दे सकती थी। बस क्या दिक्कत थी, ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी वो फीमेल। ठीक है, फिर आ जाता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब यार इसमें क्या हो रहा है, देखो, जाइगोट यानी कि हमने एग बाहर निकाला, हमने क्या निकाला, स्पर्म बाहर निकाला, उनको फ्यूज कर दिया। अब जैसे ही जाइगोट बना, हमने कहां डाल दिया, फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया, ताकि वो अपने आगे के क्लीवेजेस करे और फिर ब्लास्टोसिस्ट बन के इम्प्लांट हो जाए, किसमें, एंडोमेट्रियम में। ठीक है, अगर यही जाइगोट के किसी बाद वाली स्टेज पे हम लोग इसको अंदर डालेंगे किसी फीमेल बॉडी पे, मान लो हमने मॉड्यूला स्टेज पे डाला, तो हमें मॉड्यूला स्टेज पे उसको फेलोपियन ट्यूब में ना डाल के यूट्रस में डालना पड़ेगा, ताकि वो क्या हो जाए, इजीली एंडोमेट्रियम पे एम्बेड हो जाए जाकर। ठीक है, फिर आ जाता है आपका यार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये वो मेथड है जब मेल्स के अंदर क्या मिलती है, इनफर्टिलिटी मिलती है। इनफर्टिलिटी भी कैसे मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल मेल्स ना स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इरेक्शन नहीं हो रहा है, थर्ड चीज स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा कम है, तब ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज करी जाती है। क्या किया जाता है, विक्की डोनर मूवी देखी है, क्या किया था, हमने डोनर से स्पर्म लिया था और किसी फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट किया था, जिसके वजह से फिर हमने बॉडी के अंदर ही क्या कराई थी, फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने नोटिस करी थी। ठीक है, ये हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जब हमने डोनर से स्पर्म लिया और फीमेल की वजाइना में इंजेक्ट कर दिया। फिर आ जाती है सेरोगेसी। सेरोगेसी उस केसेस में होती है जब फीमेल्स की बॉडी, फीमेल्स की जो वूम है, वो सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं देती है किसी भी बेबी को डेवलप करने के लिए, तो हम लोग एक दूसरी विमेन की हेल्प लेते हैं, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, फादर और मदर का गैमीट लेंगे, उनको फ्यूज करेंगे और सेरोगेट मदर में इम्प्लांट कर देंगे, एम्बेड कर देंगे, जिसके वजह से क्या होगा यार, उसके बाद वो मदर उस पूरे बेबी की क्या करेगी, डेवलपमेंट करेगी इनसाइड हर वूम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरोगेसी बोलते हैं। फिर लास्ट मेथड जो है यार अपना, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इधर पर हमने क्या करा है, हमने ओवा लिया है, ओवा के साइटोप्लाज्म में हमने क्या डाल दिया है, हमने डाल दिया है स्पर्म यूजिंग अ माइक्रोस्कोपिक नीडल, और फिर हमने क्या देखा है कि फर्टिलाइजेशन हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, अब जब फर्टिलाइजेशन हो गई है और वो क्या हो गया है, वो एम्ब्रियो फॉर्म में आ गया है, तो उस एम्ब्रियो को फिर हम लोग क्या करेंगे, यूट्रस के अंदर एम्बेड कर देंगे, यूट्रस के अंदर डाल देंगे, ताकि फिर वो क्या हो जाए, इम्प्लांट हो जाए। यानी कि यहां पर भी हमने जो फर्टिलाइजेशन कराई है बच्चों, वो हमने कहां कराई है, आउटसाइड दी बॉडी कराई है। ठीक है, तो यार ये सब था इस चैप्टर में।
अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो गए, हमने बहुत सारे तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ लिए। और अगर इन सब के डिटेल्ड लेक्चर विद मैकेनिज्म्स अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे ही चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से, जहां पर आपको इनका डिटेल्ड लेक्चर कि कैसे कैसे वर्क हो रहा है, क्या मैकेनिज्म्स है, वो सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें एक्स्ट्रा क्या था, मिफप्रिस्टोन का मैकेनिज्म बताया गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बताएगी, एमनियोसेंटेसिस कैसे होती है, ये सब बताया जाएगा। तो आप वो सारे लेक्चर्स देख सकते हो। 3 ही लेक्चर है, ज्यादा नहीं है, तो ये बस उसमें और अच्छे से डिटेल्ड समझाया गया है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपनी इसी हाजमोला सीरीज में। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।